आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेट जेआरएफ 2023 में आए हुए एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे याद थे वो हमने कंपोस्ट किया, और भी जो क्वेश्चंस आप लोगों को याद होंगे बताइएगा, मैं एक और वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। ये पिक्चर दिए हुए थे, पता है इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं जेआरएफ में, प्रीवियस टाइम में आपको पता होगा काफ़ी सारे पेंटिंग्स इवन स्कल्पचर वगैरह को देके पिक्चर्स पूछे गए थे। लेकिन ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर ये वाला आया था, एक और पिक्चर्स आए हुए थे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये पिक्चर देख के 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये पिक्चर जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है। जैसे कि सभी को पता है कि ये गंगा अवतरण है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है गंगा अवतरण। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था किस में बनाई गई हैं, ग्रेनाइट में बनाई गई हैं, ग्रेनाइट। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था किस काल की हैं, पल्लव काल की हैं, ठीक है। हमने गंगा अवतरण के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे। ग्रेनाइट में बनाई गई हैं, पल्लव काल की हैं, कब की, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु दैट मीन्स दक्षिण भारत, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि क्या मतलब इसमें किसकी तपस्या दिखाई गई है, तो भागीरथ की तपस्या और अर्जुन की तपस्या। तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्जुन की तपस्या और कुछ ने कहा है कि भागीरथ की तपस्या, ठीक। तो इस क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चंस ग्रेनाइट वाला, गंगा अवतरण, पल्लव काल की, दक्षिण भारत, तमिलनाडु में है, इन्हीं से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बने थे, ठीक। ये वाला तो क्लियर हो गया। अब ये वाला पिक्चर देकर पूछा गया था, सिंपल बस ये पिक्चर्स दिए हुए थे, अब पूछा गया था ये क्या है, किसने बनाया, आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये एक लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी में बनाई गई है, पिक्चर्स के थ्रू नहीं पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना था। राम किंकर बैस थे, शांको चौधरी, धनराज भगत और अमरनाथ सहगल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये था कि जिनको शांको चौधरी और धनराज भगत में जरा सा भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का 1 साल का एज डिफरेंस है। राम किंकर बैच का है 1906, ठीक है। शांको चौधरी का है 1916, धनराज भगत 1917, अमरनाथ सहगल 1922। ये डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को सो। लोरेंजो गिबर्टी अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं, अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। डोनाटेल्लो भी सबसे पहले आ जाएंगे, लोरेंजो गिबर्टी, देन डोनाटेल्लो जिनकी गट्टा मिलट्टा बहुत फेमस है, और लोरेंजो गिबर्टी का गेट्स ऑफ पैराडाइज बहुत फेमस रहा है। माइकल एंजेलो हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं, हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट। और पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात की जाए तो डेट ऑफ बर्थ अगर जिनको नहीं भी पता होगा फिर भी ये क्वेश्चंस उनके रॉन्ग नहीं हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से अरेंज करने को दे दिया गया था। बस ये दोनों आर्टिस्ट अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं, बाकी हाई रिनेसेंस हो गए माइकल एंजेलो और पैब्लो पिकासो हो गए क्यूबिज्म आर्टिस्ट, घनवादी कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अच्छा, इस तरह से 4 पेंटिंग्स दी हुई थी, मैच द फॉलोइंग्स में मैच करना था। तो देखिए ब्रह्मचारी बहुत फेमस है, अमृता शेरगिल की, अमृता शेरगिल। सेकेंड है फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली, केजी सुब्रमण्यम। डॉल सीरीज बिकॉज भट्टाचार्य, डॉल सीरीज बहुत फेमस है बिकॉज भट्टाचार्य की संथाल फैमिली, राम किंकर बैज, राम किंकर बैज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि ये 4 पेंटिंग्स दी हुई थी और 4 आर्टिस्ट दिए हुए थे, मैच करना था, एक दूसरे से मिलान करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लीजिए,
लिथोग्राफी स्टोन के बारे में पूछा गया था कि लिथोग्राफी में कौन से स्टोन्स का यूज़ करते हैं। एक था चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, दो ऑप्शंस और थे। तो लिथोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिथोग्राफी में सबसे बेस्ट स्टोन मानी जाती है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन। अगर डिटेल्ड में जानना हो तो लाइम स्टोन में कौन सी लाइम स्टोन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बावेरिया से जो चूना पत्थर प्राप्त हुआ है उनमें 3 टाइप्स के जो स्टोन्स होते हैं। एक होता है येलो स्टोन, येलो स्टोन, दूसरा होता है ग्रे स्टोन और तीसरा होता है ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन और सबसे बेस्ट स्टोन माना गया है लिथोग्राफी में ब्लू लाइम स्टोन को। और बावेरिया का चूना पत्थर है, ये कहाँ का है तो बावेरिया का चूना पत्थर है। जूरा की पहाड़ी बावेरिया चूना पत्थर जर्मन से प्राप्त है, जर्मन से। लिथोग्राफी की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा बी चूना पत्थर। बस ये वाला इस तरह से ही पूछा गया था। लिथोग्राफी स्टोन के लिए बेस्ट स्टोन कौन सा होता है, लाइम स्टोन। लिथोग्राफी का इन्वेंशन हिस्ट्री भी याद रखिएगा। 1796 कहीं देखने को प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो कहीं पर 1796 राइट आंसर है, कहीं पर 98, तो दोनों डेट याद रखिएगा। और खोजा किसने था तो जर्मन से बिलोंग करते हैं सर सेनेफेल्डर, सर सेनेफेल्डर। स्टोन होती कैसी है तो जो स्टोन होती है चूना पत्थर, उसकी जो थिकनेस होती है वो 4 to 5 इंच मोटी होनी चाहिए। स्टोन शुड थिक एटलीस्ट 4 to 5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विज्ञापन एजेंसी स्थापित हुई। सेम एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। 1839, 1871, 1830, 1840। तो यहाँ पर यूएसए के बारे में बात कर लें तो 1869 का कहा जाता है। ऑप्शन में 1870 नहीं था, 1871 था। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा था कि 1871 था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1871। ओके, 1870 का टाइम माना जाता है। अभी इसके बारे में हमने आप लोगों के साथ 3 to 4 डेज पहले जो इवनिंग 8 PM वाली क्लासेस हुई थी, जब मैं आप लोगों को कंप्यूटर आर्ट के बारे में पढ़ा रही थी, तो बताई भी थी कि इम्पॉर्टेंट है। तो सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। दीदारगंज यक्षी, अच्छे क्वेश्चन आए थे दीदारगंज यक्षी से रिलेटेड कि मौर्य काल की है, शुंग काल, सातवाहन, ये कुषाण काल। तो दीदारगंज यक्षी सभी को पता है कि ये है मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य काल की है। ठीक है, बस यही पूछा गया था कि दीदारगंज यक्षी किस काल की है, तो मौर्य काल राइट हो जाएगा। मूर्तिकला में भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है इस मूर्ति को। और ये फेमस क्यों रही थी तो इस पर ओपदार पॉलिश चढ़ाई गई है, ओपदार पॉलिश। इसके बारे में हमने जब एनसीईआरटी की बुक डिस्कस किए थे ना आपके साथ, तो प्रॉपर पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे। जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए वो ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का नेम ही है एनसीईआरटी बुक, उस प्लेलिस्ट जाकर विजिट कीजिएगा। उसमें ये खास बात है उस बुक में कि उस बुक में पिक्चर्स के थ्रू थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपके पास वक्त नहीं होगा वीडियो देखने का, देन आप ये बुक डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम से और ज़रूर एक बार एनालिसिस कीजिएगा, पिक्चर्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक्स है। नेक्स्ट देखिए, गेट्स ऑफ हेल पूछा गया था, गेट्स ऑफ हेल। और ऑप्शन में रोडिन भी थे, लोरेंजो गिबर्टी भी थे। ऑप्शन में रोडिन और लोरेंजो गिबर्टी दोनों थे। गेट्स ऑफ हेल जो बनाया गया है वो ऑगस्ट रोडिन के द्वारा बनाया गया है। और ऑगस्ट रोडिन इन्फ्लुएंस किससे थे, इन्फ्लुएंस थे, ये जो गेट्स ऑफ हेल बनाए थे लोरेंजो गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज से इन्फ्लुएंस होकर, गेट्स ऑफ पैराडाइज। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था जिनमें राइट आंसर ऑगस्ट रोडिन हो जाएंगे। ये भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लौश पंडित, ये न्यू क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं आए थे। लौश पंडित किसका वर्क था, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट। लौश पंडित है ज्योति भट्ट का। ज्योति भट्ट कौन थे तो एक फेमस प्रिंट मेकर रहे थे। और ज्योति भट्ट की ये जो पेंटिंग है इसे देखिए, एग्जाम में ये पिक्चर्स नहीं आए थे, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कैप्चर किया है कि इससे क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में कि ये लौश पंडित पिक्चर है कैसी, तो ये है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपवर्ती रंग दैट मीन्स एनालॉगस कलर को पूछा गया था। एनालॉगस कलर, तो एनालॉगस कलर्स के बारे में हमने आपके साथ कितनी बार, जब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी कलर्स के बारे में एक्सप्लेन करती थी, देन मैं डायग्राम में आपको बताती थी कि जो एक दूसरे के पास वाले कलर्स होते हैं उन्हें एनालॉगस कलर दैट मीन्स समीपवर्ती रंग कहते हैं। जैसे ऑप्शंस में ABCD करके ए बी था, CD था और AC था, ऐसे करके 4 ऑप्शंस थे जिनको राइट करना था। तो यहाँ पे हमने बस 2 सिलेक्ट किए हुए हैं, समीपवर्ती रंग, जैसे लाल हो गया, नारंगी हो गया और पीला हो गया। एक ये वाला करेक्ट हुआ और दूसरा है पीला नारंगी, नारंगी और पीला। अब ये कैसे करेक्ट हो रहा है तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक बार रिप्रेजेंट करती हूँ कि किस तरह से ये करेक्ट हुए हैं। तो देखिए ये रेड कलर है, येलो है और ब्लू है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना, ये प्राइमरी कलर्स है। देन अब सेकेंडरी कलर्स देखिए कौन कौन से, रेड येलो मिक्स किए तो ऑरेंज कलर बना, ब्लू येलो मिक्स किए तो ग्रीन बन गया, रेड और ब्लू मिक्स करने पे वॉलेट या पर्पल कलर कह लें, ये कलर्स बन गए। अब एक दूसरे के समीपवर्ती को पूछा गया था, दैट मीन्स एनालॉगस। एनालॉगस कहते किसे हैं, जो एक दूसरे से घूमते हुए हैं रोटेट में, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया और येलो हो गया, एक ये वाला करेक्ट हो गया। दूसरा पीला नारंगी, मतलब एक ही कलर की श्रेणी जो आसपास वाले होते हैं उनको एनालॉगस कलर समीपवर्ती रंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था लोथल के बारे में, क्वेश्चन से एग्जैक्ट याद नहीं है। लोथल के बारे में पूछा गया था कि जैसे मनके हो गए, सीप के दाने, सोने के दाने, ये कहाँ पर पाए गए। ऑप्शन में था लोथल था और मोहनजोदड़ो भी था, मोहनजोदड़ो, और 2 ऑप्शंस और थे वो एग्जैक्ट याद नहीं है। तो देखिए लोथल की जो हिस्ट्री है गुजरात में है और नदी कौन सी है तो भगवा नदी है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं। टाइम क्या था 1955, SR राव, रंगनाथ राव इसके फाउंडर कहे जाते हैं, ठीक। तो लोथल ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, लोथल ऑप्शन में था। और 2 लाइन के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे, जैसे सोने के दाने, मनके और भी सारी चीज़ें, सीप वगैरह, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी तो लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑफ वॉल्स पूछा गया था कि ऑफ वॉल्स किसका वर्क है, ठीक। तो ऑफ वॉल्स बहुत फेमस रहा था अनुपम सूद का। ऑफ वॉल्स के रिगार्डिंग मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1982 और ऑफ वॉल्स किसने बनाया, अनुपम सूद ने। समकालीन प्रिंट मेकर कही जाती है, कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकर। और प्रेजेंट टाइम ये बनाया किस में गया तो लिथोग्राफी ऑन पेपर। कहाँ पर एग्जिबिट है तो नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अच्छा नगमा से मुझे याद आया, नगमा का टाइम पूछा गया था। तो टाइम तो आप लोगों को पता है कि 1954 है, ठीक। 4 ऑप्शंस थे 1954, 62 ऐसे करके। तो पूछा गया था कि नगमा का स्थापना कब हुआ था, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस वन इज ऑफ वॉल्स, एग्जाम में ये पिक्चर्स नहीं आते हैं, मैं बता रही हूँ ना। इस बार 2023 वाला जो JRF एग्जाम हुआ है सिर्फ 2 ही पिक्चर्स आए हुए थे, जिनमें 5 हमेशा की तरह जैसे 2 पिक्चर्स दे करके पूछ लिया जाता था थ्योरी, वैसे ही पूछी गई थी। बस अभी लास्ट ईयर एग्जाम में काफ़ी सारे पिक्चर्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ही पैटर्न आए थे। ये ऑफ वॉल्स आया नहीं था, मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये प्रिंट है ऑफ वॉल्स। नेक्स्ट देखिए, नॉन एचिंग सरफेस के बारे में पूछा गया था। नॉन एचिंग सरफेस क्या है तो एचिंग में क्या यूज़ होता है, एसिड का यूज़ होता है ना, एसिड का यूज़ होता है। एसिड में किसका, एक्वाटिंट में एसिड का यूज़ होता है और एचिंग में एसिड का यूज़ होता है। ऑप्शन में एक्वाटिंट, एचिंग, इस तरह से पेयर बाय पेयर करके ABCB इस तरह से ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शन, जिनमें से एक लिनो कट में यूज़ नहीं होता, वुड कट में और ड्राई पॉइंट में, इनमें यूज़ नहीं होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नॉन एचिंग पूछा गया था, कि नॉन एचिंग सरफेस क्या होता है तो लिनो कट में तो एचिंग का यूज़ होता नहीं है, वुड कट में भी नहीं होता, ड्राई पॉइंट में भी नहीं होता। मिश्रित धातु पूछा गया था कि मिश्रित धातु हैं
मिश्रित धातु, ये भी समझ लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे, देन ये क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग भी नहीं होगा। मिश्रित धातु जिसमें आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि 90% कॉपर और 7% कॉपर, जिंक और टीन, 3% टीन, ये रेशियो रहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 to 3 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिश्रित धातु किसे कहते हैं? ब्रॉन्ज को कहते हैं। ब्रॉन्ज में 90% कॉपर, 7% जिंक और 3% टीन का मिक्सचर होता है। अच्छा, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एके बाना जब आप लोग के साथ में घटना चक्र के बुक्स को सॉल्व करा रही थी तो एके बाना के बारे में बताई थी ना कि ये पुष्पों का संयोजन है, फ्लावर्स कॉम्पोजिशन, पुष्पों का संयोजन, पुष्पों का संयोजन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सही हो जाना था कि एक पुष्पों का संयोजन जो एक वाला पकड़ लिए तो किमोनो क्या था? तो देखिए किमोनो क्या था। किमोनो मतलब कपड़ा, कपड़ा को कंपोस्ट करना। और नेक्स्ट है काबुकी। काबुकी क्या है? तो रंगमंच, रंगमंच दैट मीन्स थिएटर। ठीक, नेक्स्ट है हाइकू। हाइकू क्या है? पोएट्री से संबंधित कविता। ठीक, तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो जिन्होंने ये पकड़ा होगा उनका ये क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का प्रोसेस करके कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था जो बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लॉस्ट वैक्स टेक्निक का देखिए, सबसे पहले स्केचिंग करते हैं, देन मैकेट, मैकेट मीन्स ल्यूटो रेडी करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि स्केचिंग करते हैं, देन ल्यूटो, फिर मैक मोल्ड। मैक मोल्ड बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले स्केचिंग तैयार की जाती है, देन मोम की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जिसे मैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेट, मैकेट या फिर ल्यूटो कह लें। मैकेट के आधार पर भावी मूर्ति का निर्माण करते हैं, उसको ल्यूटो कहा जाता है। फिर उसके बाद उस मोम की मूर्ति को बाहर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी लगाते हैं जो मैक मोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक मोल्ड। एंड आफ्टर ऑल मैक मोल्ड करने के बाद सांचा तैयार करते हैं जिसे मैक मोल्ड कहते हैं। फिर फिक्स रनर, फिक्स रनर जो ऊपर से रनर लगाते हैं। सबसे पहले हमने एक मूर्ति मतलब स्केच तैयार किया, स्केच के बाद हमने एक ल्यूटो बनाया, ल्यूटो बनाने के बाद ये ऊपर से मैक मोल्ड, मैक मोल्ड किसका किया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देन यहाँ पर हमने रनर और राइजर लगाया। ठीक है, रनर और राइजर को ही बोलते हैं फिक्स रनर, ये वाला हो गया। फिर फायरिंग मोल्ड, फायरिंग मोल्ड मतलब इसे भट्टी में पकाते हैं जिसमें मोम पिघलकर, यहाँ से पिघलकर मोम नीचे आ जाती है, जो वैक्स होती है वो नीचे आ जाती है। फिर सांचा तोड़कर यहाँ पर कुरूसी बल होता है, कुरूसी बल के हेल्प से यहाँ पर वो डालते हैं, ब्रॉन्ज डालते हैं, जो धातु होता है धातु को अप्लाई करते हैं, इसे फिल कोर कहा जाता है। जब अच्छे से फिल कोर करते हैं, फिल कोर मतलब धातु पिघलाकर मोल्ड में डालते हैं, फिर सांचा तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाल देते हैं। यदि मूर्ति में बर निकला हो तो उसे क्या करते हैं? रेगमार से इसमें फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग करने के बाद इसमें पतीना चढ़ाते हैं। अब पतीना क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, एग्जाम में पूछा गया था कि पतीना क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड और कॉपर पीस, कॉपर पीस का जो एक नाइट्रिक एसिड और कॉपर पीस को दोनों को एक बाउल में मिक्स करते हैं, अच्छे से मेल्ट करते हैं आग में दिखाकर। जिस तरह से हम लोग अपनी पेंटिंग में ग्लेजिंग का यूज़ करते हैं, वैसे स्कल्पटर आर्टिस्ट क्या करते हैं? अपनी मूर्तियों में पतीना चढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? शाइनिंग के लिए। और अगर एल्यूमिनियम की मूर्ति होगी तो एनोडाइजिंग करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए कि एल्यूमिनियम की मूर्ति होगी तो एनोडाइजिंग करेंगे, और अगर तांबे की मूर्ति होगी तो पतीना चढ़ाएंगे। ठीक, तो एग्जाम में इस तरह से हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, बस इसका एक सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहले स्केच रेडी किया, फिर हमने मैकेट रेडी किया, देन मैक मोल्ड, फिक्स रनर, फायरिंग मोल्ड, फिल कोर एंड डिस्ट्रॉय, आफ्टर ऑल अप्लाई द पतीना। ये वाला क्वेश्चन सही करने के लिए आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और ब्रॉन्ज कास्टिंग के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, दूसरा होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और तीसरा होता है डोगरा कास्टिंग। ये 3 प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था लिथोग्राफी का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस।
लिथोग्राफी का सीक्वेंस पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए लेविगलेटर हो जाएगा। लेविगलेटर से क्या करते हैं, ग्रेनिंग करते हैं। स्टोन कुछ इस तरह से होता है। लेविगलेटर होता कैसा है, तो स्टोन सबसे पहले इसकी स्टोन की जो थिकनेस होती है वो 4 to 5 इंच इसका थिकनेस होता है, थिक होता है, मोटा। उसके बाद क्या करते हैं, बजरी जिसे कर्व्ड सैंड कहते हैं, कर्व्ड सैंड, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी हिस्ट्री बता दे रही हूँ। कर्व सैंड और कार्बोरेंडम पाउडर, कर्व सैंड और लोहे का बुरादा दोनों को मिक्स करते हैं, लेविगलेटर करते हैं। लेविगलेटिंग मतलब घुमाते हैं, पत्थर को क्लीन करते हैं। जब पत्थर क्लीन हो जाता है देन सरफेस, सबसे पहले हमने ग्रेनिंग किया, इस पर ग्रेनिंग किया, कुछ इस तरह से है। लेविगलेटर से ग्रेनिंग करें, जब हमने ग्रेनिंग कर दिया देन सरफेस क्लीन हो गया। सरफेस क्लीन होने के बाद क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद प्रिंटिंग करते हैं, देन प्रूफिंग करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस था लिथोग्राफी का। और प्रॉपर इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड, जिससे जब भी जेआरएफ के स्टूडेंट्स होंगे उनको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया था। लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट और लेज़र प्रिंटिंग। तो सबसे पहले लेटर प्रेस आ जाएगा, देन लिथोग्राफी, इसकी हिस्ट्री, और उसके बाद प्रिंट, ऑफसेट, फिर लेज़र प्रिंट। ये इसका सीक्वेंस था। तीसरे नंबर पे ऑफसेट और चौथे नंबर पर लेज़र प्रिंट। कैनवस ड्राइंग का सीक्वेंस पूछा गया था, ड्राइंग का। तो सबसे पहले हम साइजिंग लेते हैं, जैसे हमारा कैनवस रोल में आता है इस तरह से, उसको क्या करते हैं, एक साइज़ सेलेक्ट करते हैं। ये हमने कैनवस का एक साइज़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फ्रेमिंग, फ्रेमिंग कुछ इस तरह का होता है, लकड़ी का बनता है, लकड़ी का। जो भी लोग कैनवस पेंटिंग करते होंगे उनको पता होगा, इस तरह का फ्रेम होता है। फिर फ्रेम में क्या करते हैं, एक स्ट्रेचर इस तरह होता है, इस तरह स्ट्रेचर होता है। स्ट्रेचर की हेल्प से इस कैनवस को इस फ्रेमिंग में स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद एक टेक्सचर वाइट आता है, आपको भी पता होगा टेक्सचर वाइट। टेक्सचर वाइट अप्लाई करते हैं, उसे प्राइमिंग कहते हैं। कैनवस पर अच्छे से टेक्सचर वाइट अप्लाई कर देते हैं, प्राइमिंग हो जाता है। देन प्राइमिंग करने के बाद ड्राइंग की जाती है। जब अच्छे से प्राइमिंग हो गया वन कलर में टेक्सचर वाइट के हेल्प से, फिर ड्राइंग कर देते हैं। ये कैनवस का ड्राइंग करने का एक सीक्वेंस था। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेमिंग सबसे लास्ट में होगा, तो यहाँ पे कैनवस का ना पूछा था। फ्रेमिंग तो जब हम लोग पेंटिंग बना लेते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, तो वो तो दूसरे फ्रेमिंग की बात होगी। जो एक्चुअल में हिस्ट्री है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन की हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, रास्टर और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 4 ऑप्शंस नहीं आते, यहाँ पे 2 और ऑप्शंस थे, वो याद नहीं है। रेस्टर जो होता है ये फोटोशॉप कह लें, और वेक्टर जो होता है वो कोरल ड्रॉ कह लीजिए। जैसे कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेशन रख सकते हैं वेक्टर को, और रेस्टर में रख सकते हैं जैसे पीएनजी, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी में जब आप फोटोशॉप में यूज़ करते हैं तो ये सेव करते हैं ना, तो वही हो गया रेस्टर, वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, रज़्मनामा के बारे में पूछा गया था। रज़्मनामा मतलब रामायण, महाभारत, जयमंगला, किससे रिलेटेड है? रज़्मनामा महाभारत से रिलेटेड है। रज़्मनामा के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। देखिए रज़्मनामा, इसका टाइम है 1582 87, ये एग्जैक्ट टाइम रहा था। महाभारत वेद व्यास, वेद व्यास इसके रचयिता कहे जाते हैं। और ये पुस्तक फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बताई उन्होंने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी अनुवाद किए थे इसका। और इसमें टोटल कितने आर्टिस्ट थे? 50 आर्टिस्ट ने मिलके कंप्लीट किया है। और 169 पेंटिंग्स कही जाती है कि 169 पेंटिंग्स हैं, और 3 जिल्दों में विभक्त है। जिल्दों में कितने जिल्द हैं इसके? तो 3 जिल्दों में विभक्त है। इसके चित्र के दौरान दसावन पागल हो गए थे और आत्महत्या कर लिए थे। इसमें दसावन के टोटल 24 पेंटिंग्स मिलते हैं, जिनमें से 21 पेंटिंग्स में दसावन के सिग्नेचर मिलते हैं और 3 पेंटिंग्स में उनके सिग्नेचर नहीं होते हैं। ठीक, रज़्मनामा के इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं दसावन, बसावंत और मिस्कीन। दसावन, बसावन और मिस्कीन।
रज़्मनामा की प्रथम कृति सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है और इसकी द्वितीय जो कृति है चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। इसके 148 चित्र टीएस हैंडलर ने अपनी पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट में 4 लाख रुपए लगाकर अपनी पुस्तक में कंपोज कराए थे। कितनी पेंटिंग्स? 148 पेंटिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बाघ की गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन कि बाघ की गुफा कहाँ पर है, तो ये एमपी के धार जिले में है। बस पूछा गया था कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ठीक, अब बाघ की गुफा में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1880 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने खोज की है। किसने? डेंजरफील्ड ने। अभी जो आप लोगों ने 2 PM वाली क्लासेस अटेंड की होंगे, मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया। इससे पहले भी मैं बाघ की गुफा के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बाघ की गुफा में नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है कि टोटल 9 केव्स हैं, जिनमें से 7, 8, 9 इनका नामकरण भी नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से बंद है। पहले नंबर की गुफा गृह गुफा, दूसरे नंबर 5 पांडव, तीसरे गृह गुफा 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल चौथा नंबर, 5वां है पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान छठे नंबर पर है, 7, 8 पूर्ण रूप से बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन था। जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे डेफिनेटली से उन्होंने ये क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री गॉम्ब्रिज इनका है, हेनरिक जिमर का है। ठीक, और द स्टोरी ऑफ आर्ट गॉम्ब्रिज का है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री है हेनरिक जिमर। और भी जितने क्वेश्चंस आप लोगों को लर्न होंगे आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस या फिर एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दूंगी। सो क्लासेस ऑफ ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में 2 PM वाली क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।